जनवरी 2025 का करंट अफेयर है, एडुटेरिया से है। इंदौर कि इंदौर ने क्या लॉन्च किया है? क्लाइमेट मिशन। को जूम कर देती हूँ सबसे पहले। इंदौर ने लॉन्च किया है क्लाइमेट मिशन। ये जो क्लाइमेट मिशन है, ये वर्ल्ड का पहला इंदौर बन गया है एनर्जी लिटरेट सिटी। वर्ल्ड फर्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वर्ल्ड दुनिया का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी है इंदौर, और इंदौर ने क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है। ये क्लाइमेट मिशन का मकसद क्या है? तो इसका एम है, मोटिव है टू मेक 5 लाख रेसिडेंट एनर्जी लिटरेट। 5 लाख जो रहने वाले रेसिडेंट हैं उनको एनर्जी लिटरेट बनाना है। ठीक है, उनको क्या बनाना है? एनर्जी लिटरेट बनाना है। सेकंड, फोकस कहाँ पे है इनका? कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, उसको रिड्यूस करना है। एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। तो इसलिए इंदौर बन गया है पहला वर्ल्ड का एनर्जी लिटरेट सिटी बन गया है। कौन सा? वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी, तो वो है इंदौर। इंदौर बन गया है वर्ल्ड का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी। ठीक है, और इसने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? क्लाइमेट मिशन। क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया, और क्लाइमेट मिशन का एम क्या है? 5 लाख रेसिडेंट को एनर्जी लिटरेट बनाना। फोकस क्या है? कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस होता है उसको रिड्यूस करना, एनर्जी कंजर्वेशन को भी बढ़ावा देना। ये कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये जो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने लॉन्च किया है गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम। गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम टू प्रिवेंट इलीगल tree felling and poaching of wildlife. This system will enable online handling of forest crime cases under the Wildlife Protection Act. तो जो कर्नाटका की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कर्नाटका की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम। ये गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम जो है, ऑनलाइन है, यानी कि ये ऑनलाइन FIR किया जा सकता है, रिपोर्ट दर्ज किया सकती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम किस लिए कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, वन विभाग ने लॉन्च किया है कर्नाटका की? तो इलीगल ट्री फेलिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसको रोकने के लिए। इलीगल जो ट्री को गिराया जाता है, इलीगल तरीके से ट्री को गिरा दिया जाता है, या वाइल्ड लाइफ की को पोचिंग की जाती है, इसको रोकने के लिए गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये सिस्टम से क्या होगा? जो भी फॉरेस्ट क्राइम केसेस है ना, उसको ऑनलाइन ही हैंडल कर लिया जाएगा अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत जो भी इस तरह का काम करता है, गतिविधि करता है, उसके खिलाफ ऑनलाइन हैंडलिंग किया जाएगा फॉरेस्ट क्राइम केसेस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो है क्या कि कर्नाटका की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? गरुदाक्षी
ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम। क्यों लॉन्च किया है? टू प्रिवेंट इलीगल ट्री फेलिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस गरुदाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम से क्या होगा? तो इस सिस्टम से ऑनलाइन हैंडल किया जाएगा फॉरेस्ट क्राइम केसेस को अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। India's first coastal aquatic bird census has been launched at the Maritime National Park Sanctuary। ठीक है, तो इंडिया का जो पहला कोस्टल एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस है, ये इंडिया का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कोस्टल एक्वाटिक वाटर बर्ड सेंसस ये लॉन्च किया गया है मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में। गुजरात के जामनगर के मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में कोस्टल एक्वाटिक वाटर बर्ड सेंसस। तो ये कोस्टल एक्वाटिक वाटर बर्ड सेंसस गुजरात में लॉन्च किया गया। सबसे पहले अगर राज्य पूछे तो कहाँ ये लॉन्च किया गया कोस्टल एक्वाटिक वाटर बर्ड सेंसस? तो गुजरात में। गुजरात के भी कहाँ? जामनगर में। और जामनगर में भी कहाँ? तो जामनगर के मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में। ये जो कोस्टल एक्वाटिक वाटर बर्ड सेंसस है, ये क्या करेगा? तो ये सेंसस ज्वाइंटली कंडक्ट करवाया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एंड गुजरात बर्ड कंजर्वेशन कमेटी द्वारा 3 जनवरी से 5 जनवरी। जामनगर जो है ना, वहाँ पे 300 स्पेशीज है लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के, और 50 से भी ज़्यादा एक्वेटिक बर्ड स्पेशीज भी है। ठीक है, 300 स्पेशीज है लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के, और अगर बात करें एक्वेटिक बर्ड स्पेशीज के तो वो भी 50 से ज़्यादा है। तो पहला बार इंडिया का पहला इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस ये लॉन्च किया गया है मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन जामनगर गुजरात। मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इन जामनगर गुजरात। और ये सेंसस ज्वाइंटली कंडक्ट करवाया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, वन विभाग द्वारा। और ऑब्वियस सी बात है कि गुजरात में ये सेंसस लॉन्च किया गया है कोस्टल एक्वाटिक वाटर बर्ड सेंसस, तो वो गुजरात के बर्ड कंजर्वेशन कमेटी द्वारा, इन दोनों द्वारा ये सेंसस करवाया गया है जामनगर गुजरात में। कब से कब कराया गया है? 3 जनवरी से 5 जनवरी। जामनगर इज होम टू ओवर 300 स्पेसीज। जामनगर में 300 स्पेशीज है लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड से, काफ़ी है, और 50 से ज़्यादा एक्वेटिक बर्ड, जो एक्वेटिक बर्ड भी होते हैं, जो पानी में ज़्यादा रहते हैं, वो एक्वेटिक बर्ड पानी में रहते हैं, एक्वेटिक बर्ड स्पेसीज, तो 50 से ज़्यादा है। तो इन सब का सेंसस कराया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा और गुजरात के बर्ड कंजर्वेशन कमेटी द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च स्टार्ट किया है हर घर हैज स्टार्टेड दी हर घर लखपति स्कीम, अंडर विच interest rates have been reduced by 0.20%. Now general citizens will get up to
6.55% annual interest and senior citizens up to 7.05। तो ये बैंक की है कि इस बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है हर घर लखपति स्कीम। ये जो हर घर लखपति स्कीम है ये एसबीआई द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट है ना उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा 0.20% इंटरेस्ट रेट को एसबीआई जो है वो कम कर देगी। अब अगर 0.20% इंटरेस्ट रेट कम हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया, अब जो बैंक से पैसे लेते थे उसमें इंटरेस्ट आपको देना पड़ता था, वो अब कम हो गया है, 0.20% कम हो गया है। तो अब जो जनरल सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 से कम है उनको कितना देना पड़ेगा एनुअली इंटरेस्ट? उनको 6.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 7.05% मिलेगा। यहाँ पे एज का नहीं बताया है इसलिए 60 भी नहीं कह सकते सीनियर सिटीजन किनको ले रहे हैं। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली 60 मुझे लगता है सीनियर सिटीजन्स होंगे, 60 से ऊपर ही है वो। पर ये बैंक कितने एज क्राइटेरिया में दे रही है ये बैंक, ये इसमें यहाँ नोटिस नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो एसबीआई की ये स्कीम है हर घर लखपति स्कीम और इसके तहत क्या किया गया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है 0.20%, जिसका फ़र्क ये पड़ा है कि अब जनरल सिटीजन्स को मिलेंगे 6.55% एनुअल इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन्स को मिलेंगे 7.05। इंडिया मेड सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। इंडिया ने सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम बनाया है। सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम यानी कि इस रोबोट, ये रोबोट है, रोबोट होगा, मशीन होगा, रोबोट होगा और इसने सर्जरी की होगी। तो इंडिया ने बनाया है सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्रा। ये सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? SSI मंत्रा। और सक्सेसफुली बनाया है। कैसे पता चला है कि सक्सेसफुल है? क्योंकि इसने 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरीज परफॉर्म की है। वाइड टेली सर्जरी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरीज इसने क्या किया है, जो इंडिया ने बनाया है सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम जिसका नाम है SSI मंत्रा। उसने 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरीज को सक्सेसफुली परफॉर्म किया टेली सर्जरी के द्वारा ओवर डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। तो इंडिया ने बनाया है सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम और इसका नाम क्या है इस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का? तो SSI मंत्रा। इंडिया रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का नाम है SSI मंत्रा। SSI मंत्रा। और 2 रोबोटिक हार्ट सर्जरी परफॉर्म किया गया है टेली सर्जरी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज तो बहुत बना है लेकिन ग्लास ब्रिज की बात नहीं हो रही है। सिर्फ पॉइंट करने वाली बात है कि ग्लास ब्रिज तो है, फिर ग्लास ब्रिज तो राजगीर में भी बना है लेकिन ये पहाड़ों पे बना है, लेकिन ग्लास ब्रिज पहाड़ के आसपास क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पे ग्लास ब्रिज किसके ऊपर बना है? ओवर द सी, समुद्र के ऊपर बना है, ओवर द सी।
और ये कहाँ बना है? तो तमिलनाडु में। कहाँ बना है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। अब ये जो ब्रिज बना है, ब्रिज हमेशा एक एरिया को दूसरे एरिया से जोड़ता है। पुल का तो एक काम होता है कि हम एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहे होते हैं। तो ये भी ब्रिज कनेक्ट करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को, विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर स्टैचू, with the तिरुवल्लुवर स्टैचू। इट इज सेट टू बिकम अ मेजर अट्रैक्शन। अब ये ग्लास ब्रिज बन गया तो ऑब्वियस सी बात है लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या ये बहुत बड़ा मेजर अट्रैक्शन बनेगा ये ग्लास ब्रिज। तो टूरिस्ट काफ़ी प्रमोशन हो जाएगा, टूरिस्ट काफ़ी आएंगे। तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है ओवर द सी, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है। और ये ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल किसको कनेक्ट करता है? तो विवेकानंद जो काफ़ी ज़्यादा शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी विद्वान ये है, इम्पॉर्टेंट ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इनका जो मेमोरियल है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उसको जोड़ता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जो 133 फुट टॉल तिरुवल्लुवर स्टैचू है उसके साथ। तो अगर पूछ दिया कि इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर द सी कहाँ बना है, तो बोला जाएगा आंसर तमिलनाडु कन्याकुमारी। और पूछा जाए किसको किस क्षेत्र से जोड़ रहा है, कहाँ, मतलब ब्रिज बना है तो पर्टिकुलर दो जगह को तो जोड़ रहा होगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से लेकर जो 133 फुट का तिरुवल्लुवर स्टैचू है उसको कनेक्ट करता है। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर द सी हैज़ बीन बिल्ट एट कन्याकुमारी, तमिलनाडु। दिस ब्रिज कनेक्ट्स द विवेकानंद रॉक मेमोरियल with the 133 foot till Tiruvalluvar statue. It is said to become a major attraction for local and international tourists. Union Minister for Road Transport and Highway. एक्चुअली ऑलमोस्ट को पता होगा कि यूनियन मिनिस्टर कौन है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो है नितिन गडकरी। उन्होंने रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 कैंपेन का इनॉग्रेट किया है मुंबई में। तो ये रोड सेफ्टी कैंपेन, सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि रोड सेफ्टी कैंपेन 2025 ये कहाँ लॉन्च हुआ है, कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो रोड सेफ्टी कैंपेन मुंबई में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? तो रोड की बात हो रही है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के कौन है? नितिन गडकरी। तो इन्होंने इसको क्या किया? इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है। एंड व्हाट वाज इट्स एम? इसका मकसद ये है, मोटिव ये है कि पब्लिक को अवेयर करना, उनको जागरूक करना अबाउट रोड सेफ्टी। इसलिए ये रोड सेफ्टी कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि लोग, पब्लिक अवेयर हो रोड सेफ्टी को लेकर, और इसको लॉन्च मुंबई में किया गया है रोड सेफ्टी कैंपेन। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी inaugurated the road safety campaign 2025 in Mumbai. Its aim is to raise public awareness about road safety. Central government has officially granted classical language status to the Marathi language of Maharashtra. महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है? मराठी। मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने ऑफिशियली तौर पर भी घोषित कर दिया, दे दिया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, कि मराठी क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मराठी भाषा को केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया है, ऑफिशियली तौर पर ग्रांट कर दिया गया है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस लैंग्वेज को दिया है? मराठी लैंग्वेज को। क्या दर्जा दिया है? क्लासिकल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, हैज ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू द मराठी लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तेलंगाना पुलिस launched a feedback system। फीडबैक सिस्टम तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। फीडबैक हम क्यों देते हैं? फीडबैक किसी चीज़ का, अच्छा आपने ये मतलब किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं तो आता है ना कि फीडबैक कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप अपना फीडबैक दे दीजिए। ओपिनियन, इसका मकसद होता है ओपिनियन जानना, गैदर करना ओपिनियन, लोगों की क्या राय है, उनका क्या राय है, ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो उसको एक गैदर करने का होता है फीडबैक। तो ये फीडबैक सिस्टम जो है किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना पुलिस ने। Citizens can scan QR code displayed at police station, offices and other key location to share feedback on various police services। तो अब ये फीडबैक सिस्टम से क्या है कि तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। अब सिटीजन क्या कर सकते हैं, नागरिक क्या कर सकते हैं? QR कोड वो पुलिस स्टेशन में लगा रहेगा, उस QR कोड, या ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में और अदर की लोकेशंस में आप QR कोड लगा रहेगा। आपको वो स्कैन करना, अपना फीडबैक शेयर करना उन वेरियस पुलिस सर्विस, जो भी पुलिस सर्विस देती है, रोड पे देती हो, सेफ्टी पे देती हो, जहाँ जब भी पुलिस का सर्विस दिया जाता है सिटीजन्स को, उन पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा आपका उनका कैसा चल रहा है। आप अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये जो फीडबैक सिस्टम है यही लॉन्च किया गया है तेलंगाना पुलिस द्वारा। तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है फीडबैक सिस्टम। तेलंगाना पुलिस लॉन्च्ड अ फीडबैक सिस्टम। कौन सी सिस्टम है? फीडबैक सिस्टम। ओके, फीडबैक सिस्टम का मतलब ही यही है कि पब्लिक ओपिनियन हमें गैदर करना है पुलिस को, ताकि पब्लिक पुलिस के बारे में, उनके कामों के बारे में क्या सोच रही है, क्या सोचती है। तो सिटीजन क्या कर सकते हैं? सिटीजन्स कैन स्कैन QR codes displayed at police stations, offices and other key locations to share feedback on various police services। तो अगर पूछे कि फीडबैक सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है, तो ये फीडबैक सिस्टम तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए। कैसे लोग अपना ओपिनियन देंगे? तो QR कोड की लोकेशंस में, पुलिस स्टेशंस में और ऑफिसेज में होंगे, उस QR कोड को स्कैन करेंगे, अपना फीडबैक वहाँ पे जो भी पुलिस की सर्विसेज है उसके ऊपर देंगे। गोवा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है बीमा सखी स्कीम। एक्चुअली ये जो बीमा सखी स्कीम है ना, ये बीमा सखी स्कीम लाया किसके द्वारा गया है? किस कॉरपोरेशन द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसके द्वारा लाया गया? तो ये किस LIC द्वारा लाया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये बीमा सखी जो स्कीम है ये LIC ने लाया है। ये बीमा सखी स्कीम इनिशिएटेड बाय LIC। कौन सा स्कीम? बीमा सखी स्कीम। बीमा करवाती है LIC, बीमा करवाती है।
तो ये स्कीम भी LIC द्वारा इनिशिएट की गई है, स्टार्ट की गई है। गोवा की जो सरकार है ना, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, बीमा सखी स्कीम को। क्या गोवा की सरकार पहली स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया? नहीं, गोवा बिकेम द सेकेंड स्टेट, हरियाणा वाज द फर्स्ट, हरियाणा इज द फर्स्ट जिसने ये स्कीम लॉन्च किया है। ये बीमा सखी स्कीम आखिर है क्या? बीमा सखी स्कीम क्या है कि जो भी महिला, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही है, जो भी महिला 18 से लेकर 70 वर्ष की उम्र की है, उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाएंगी, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएंगी पहले 3 साल के लिए। पहले 3 साल उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, ताकि उनको फिनेंशियल लिटरेसी प्रमोट किया जाए, इंश्योरेंस के बारे में उनको जागरूक किया जाए। उसके बाद वो एज अ LIC एजेंट काम कर सकती है। तो ये बीमा सखी स्कीम सबसे पहले इनिशिएटेड बाय LIC, इम्प्लीमेंटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड गोवा गवर्नमेंट, एंड इसका ये वुमेन के लिए है ये स्कीम। जो भी महिला जिनकी उम्र 18 से लेकर 70 वर्ष तक है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने साल तक? 3 साल तक। उनको इंश्योरेंस के बारे में अवेयर किया जाएगा, बीमा क्या है इसके बारे में अवेयर किया जाएगा, फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, ताकि उन्हें पता चले, बीमा फिनेंशियली उनको पता चले कि कैसे काम किया जाता है। उनकी फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, और इंश्योरेंस के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो LIC एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो गोवा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है बीमा सखी स्कीम, इनिशिएटेड बाय LIC। गोवा बिकेम द सेकेंड स्टेट आफ्टर हरियाणा to launch this scheme. Women aged 18 to 70 will receive special training for first 3 years to promote financial literacy and insurance awareness, after which they can work as LIC agents. The 6th इंटरनेशनल पर्ल माइलेट फेस्टिवल। माइलेट क्या है? जैसे रागी, बाजरा, जो मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट कहते हैं। तो 6वां सिक्स्थ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पर्ल माइलेट फेस्टिवल, ठीक है। 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल जो है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु में, इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल बॉडीज लाइक जीज जर्मनी की जीज कंपनी इंटरनेशनल बॉडीज, और स्विट्जरलैंड की FIBL। जो 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल का थीम था, कॉन्फ्रेंस का थीम था, क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रोइकोलॉजी, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो अगर पूछा जाए कि 6th इंटरनेशनल पर्ल मिलेट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटका। और ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, लेकिन 2 इंटरनेशनल बॉडीज के कोलैबोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है उनके साथ, ठीक है। तो वो जो 2 इंटरनेशनल बॉडीज है, एक तो जर्मनी की जिज है और स्विट्जरलैंड की FIBL है। ये दोनों इंटरनेशनल बॉडीज के कोलैबोरेशन के साथ ऑर्गेनाइज किया गया। ये दोनों इंटरनेशनल बॉडीज से इन कोलैबोरेशन विद दिस इंटरनेशनल बॉडीज।
और इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रोकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रोकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। The sixth International Pearl Millet Festival organized in Bengaluru, Karnataka. कोलैबोरेट कौन कौन इंटरनेशनल बॉडीज ने किया है साथ में कोलैबोरेट? जर्मनी की जिज और स्विट्जरलैंड की FIBL। द कॉन्फ्रेंस थीम वाज ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम्स थ्रू एग्रोकोलॉजी अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उद्योग के मिनिस्टर कौन है? वाणिज्य एंड उद्योग के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने अनाउंस किया इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने क्या अनाउंस किया? ड्यूरिंग द जीआई सम्मेलन के दौरान उन्होंने अनाउंस किया। अब ये जीआई सम्मेलन हुआ कहाँ था? न्यू दिल्ली में। इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया का मकसद है 10,000 जीआई प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाना 2030 तक। 2030 तक 2030 तक इंडिया का मकसद है 10,000 जीआई प्रोडक्ट्स को, इंडिया के जीआई प्रोडक्ट्स को जो होता है रजिस्टर्ड करवाना। तो पीयूष गोयल ने कहाँ पे ये अनाउंस किया? जीआई सम्मेलन में 2025 में, और टारगेट रखा कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है 10,000 जीआई प्रोडक्ट्स को रजिस्टर्ड करवाना ये टारगेट है। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल announced during the GI Sammelan in New Delhi that India aims to register 10,000 GI products by 2030. In बेंगलुरु में बेंगलुरु में 72 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान was installed at the Sri Dakshin Ayodhya Kodandurama Temple complex, making it the tallest Hanuman statue in India. तो बेंगलुरु में 72 फुट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान जी का स्थापित किया गया है। कितना फुट है? 72 फुट टॉल है, लंबा है। ठीक है, कहाँ इंस्टॉल किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भी कहाँ पे? तो श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडरामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडरामा अयोध्या टेम्पल में। और इंडिया में ये क्या बन गया? टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू बन गया। बेंगलुरु के श्री दक्षिण अयोध्या कोदंडरामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 72 फुट की हनुमान टेम्पल को स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। तो इन बेंगलुरु a 72 foot tall statue of Lord Hanuman was installed at the Shri Dakshin Ayodhya Kodandarama Temple complex, making it the tallest
Hanuman statue in India? The Ministry of Culture and Gujarat government inaugurated the country's first world-class and archaeological experiential museum in Vadnagar. देश का पहला वर्ल्ड क्लास एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम इनैगुरेट किया गया है वाडनगर में। तो वर्ल्ड क्लास है, कंट्रीज का पहला वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, वर्ल्ड क्लास एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, ये लॉन्च हुआ है वाडनगर में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गुजरात गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया। किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट। वर्ल्ड क्लास है, इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है। वर्ल्ड क्लास एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट inaugurated the country's first world class and archaeological experiential museum in Vadnagar. Odisha government signed a memorandum of understanding with Singapore to establish a fintech hub in Bhubaneswar. The aim is to promote financial inclusion and support India's insurance for all vision by 2047. तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिंगापुर के साथ साइन किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिंगापुर के साथ साइन किया है टू स्टैब्लिश अ फिनटेक हब इन भुवनेश्वर। क्या स्थापित करने के लिए? फिनटेक हब। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? फिनटेक हब बनाएंगे भुवनेश्वर में। द एम इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन and support India's insurance for all vision. Support India's insurance for all vision by 2047. तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सिंगापुर के साथ। फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा भुवनेश्वर में। एम क्या है? फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और इंडियाज इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन को सपोर्ट करना 2047 तक। उड़ीसा गवर्नमेंट signed a memorandum of understanding
with Singapore to establish a fintech hub in Bhubaneswar. The aim is to promote financial inclusion and support India's Insurance for All vision by 2047. Prime Minister Narendra Modi inaugurated 1675 newly built Swabhiman apartments in New Delhi. These apartments will be allotted to residents of slum clusters and homeless families. तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनएगोरेट किया है, ठीक है, 1675 यानी 1675 न्यूली बिल्ट, नया बना है 1675 स्वाभिमान अपार्टमेंट्स। तो 1675 स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बने हैं। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स उनको दिए जाएंगे, उनको अलॉट किए जाएंगे जो स्लम में रहते हैं और होमलेस हैं, जिनका अपना घर नहीं है। उन स्लम क्लस्टर्स को दिए जाएंगे ये स्वाभिमान अपार्टमेंट। और कितने अपार्टमेंट्स न्यूली बिल्ड बने हैं? 1675 अपार्टमेंट्स बने हैं। और ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स कहाँ बने हैं? तो न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated 1675 newly built Swabhiman apartments in New Delhi. These apartments will be allotted to residents of slum clusters and homeless families. Rakesh Kadian from Haryana set a record in the London Book of World Records by climbing both Mount Everest and Mount Lhotse within 2 days. राकेश काडियन हरियाणा से है, ठीक है, इनका नाम राकेश काडियन है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं, फ्रॉम हरियाणा। इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कहाँ पे? लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किससे दर्ज हुआ इनका नाम? क्योंकि इन्होंने 2 दिन में, विद इन 2 days के में, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई कर ली एंड माउंट लोत्से की भी चढ़ाई कर ली, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई कर ली एंड माउंट लोत्से की भी, माउंट लोत्से विद इन 2 days। तो इसलिए राकेश काडियन का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि 2 दिन के अंदर में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की है और माउंट लोत्से की भी। और ये जो माउंट लोत्से है ये नेपाल में पड़ता है, तो उन्होंने 2 days में इसकी चढ़ाई कर ली है। तो राकेश काडियन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम हरियाणा। सेट अ रिकॉर्ड इन द लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय क्लाइंबिंग both Mount Everest and Mount Lhotse within 2 days. तो अभी 26 जनवरी को 2025 को कौन सा रिपब्लिक डे बना है? 76th रिपब्लिक डे बना है 26 जनवरी को 2025 में। 76 रिपब्लिक डे
यंग माउंटेनर पर्वतरोही, कम उम्र की यंग माउंटेनर युवा माउंट पर्वतरोही शिवांगी पाठक फ्रॉम हरियाणा hosted the national flag on Australia highest peak Mount Kosciuszko, ठीक है। तो ऑन किस डे पे किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 2025 को। और ये इस टाइम पे रिपब्लिक डे यानी कि 70, और ये कौन सा था, 76 था इसका जो रिपब्लिक डे का, ये 76 संस्करण था, क्योंकि 2025 में 26वां जो 26 जनवरी पड़ा है, तो ये 76 था इसका। और ये गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे क्या है, गणतंत्र दिवस है। तो शिवांगी पाठक है और ये हरियाणा से थी। इन्होंने अब झंडा, नेशनल फ्लैग 26 इसलिए ये है कि उन्होंने झंडा फहराया है ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक जिसका नाम है माउंट कॉस्सियुस्को। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, झंडा भारत का नेशनल फ्लैग तिरंगा को लहराया है। कब लहराया है, 76 रिपब्लिक डे को। कौन लहराया है, शिवांगी पाठक। विच स्टेट शी बिलोंग्स टू हरियाणा। ऑन विच डे शी होस्टेड द नेशनल फ्लैग, तो ऑन 26 जनवरी 2025 76 रिपब्लिक डे। एंड ऑस्ट्रेलिया कौन सा हाईएस्ट पीक था, तो माउंट कॉस्सियुस्को। On India's 76th Republic Day, young mountaineer Shivangi Pathak from Haryana hosted the national flag on Australia's highest peak, Mount Kosciuszko. The Telangana government inaugurated a world-class experience park. This eco-friendly park features 25,000 tree species imported from 85 countries. तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या इनैगोरेट किया है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क। ये इको फ्रेंडली पार्क में 25,000 ट्री स्पीसीज है जो 85 कंट्री से 85 कंट्री से इंपोर्ट मंगाया गया है। कितने सारे ट्री स्पीसीज हैं, 25,000 ट्री स्पीसीज। तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनैगोरेट किया है, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पार्क। तो एक्सपीरियंस पार्क कहाँ पे इनैगोरेट किया गया है, तेलंगाना में। ये एक्सपीरियंस पार्क, तेलंगाना गवर्नमेंट इनैगोरेटेड अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस park. This eco-friendly park features 25,000 tree species imported from 85 countries. कितने देशों से लाया गया है, 85 कंट्री से। कितने स्पेशीज मंगाए गए हैं, 25,000 स्पेशीज। ये कौन सा पार्क है, एक्सपीरियंस पार्क है, इको फ्रेंडली है। और एक्सपीरियंस पार्क किसने इनैगोरेट किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। On 6 January 2025, Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the 69th Jammu Railway Division under the Northern Railway Zone, covering 742.1 kilometers. It includes key sections like Pathankot, Jammu, Udhampur, Srinagar, Baramulla, enhancing connectivity and socio-economic development in northern India. तो पीएम मोदी ने 6 जनवरी 2025 को वर्चुअली इनैगोरेट किया है 69th जम्मू रेलवे डिवीज़न, नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंडर आता है।
69th जम्मू रेलवे डिवीज़न, और ये नदर रेलवे जोन के अंदर आता है कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ में है। तो ये 69th जम्मू रेलवे डिवीज़न किसने इनैगोरेट किया वर्चुअली? पीएम मोदी ने। अभी ये क्या करेगा, ये वो पठानकोट, जम्मू, उधमपुर को कनेक्ट करेगा, श्रीनगर, बारामूला। तो कितना किलोमीटर कवर करेगा? 742.1 किलोमीटर। तो पीएम नरेंद्र मोदी virtually inaugurated the 69th Jammu Railway Division under the Northern Railway Zone, covering 742.1 kilometers and include key sections like Pathankot, Jammu, Udhampur, Srinagar, Baramulla, enhancing connectivity and socio-economic development in North India. By January 2025, India's metro rail network exceeded 1,000 kilometers, making it the third largest network globally after China and the United States. तो इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो जनवरी 2025 में 1,000 किलोमीटर और उसका जो नेटवर्क है वो बढ़ गया है। तो ये इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ग्लोबली बनाता है आफ्टर चाइना एंड यूएस के बाद इंडिया आता है। किस पे? इंडिया मेट्रो रेल नेटवर्क में। रेल नेटवर्क में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है और जनवरी में 1,000 किलोमीटर और बढ़ जाने के कारण तीसरे नंबर पर इसको स्थान मिल गया चाइना एंड यूएस के बाद। थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ग्लोबली after China and the United States. तो by January 2025, India's metro rail network exceeded 1,000 kilometers, making it the third largest network globally after China and the United States. India's metro rail network exceeded 1,000 kilometers, making it the third largest network globally after China and the United States. Union Minister for Animal Husbandry, Rajiv Ranjan Singh, inaugurated India's first organic fish farming cluster. India's first organic fish farming cluster in Sorang district. इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर जो है ये सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में इनागुरेट हुआ है। राजीव रंजन सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एनिमल हस्बेंड्री। द इनिशिएटिव प्रमोट्स सस्टेनेबल, एंटीबायोटिक फ्री, केमिकल फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री फिश फार्मिंग। तो इसका इनिशिएटिव का मकसद है कि सस्टेनेबल, एंटीबायोटिक फ्री, केमिकल फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री फिश फार्मिंग को बढ़ावा देना है। और ये इंडिया का पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर है। इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम। द इनिशिएटिव प्रमोट्स सस्टेनेबल, एंटीबायोटिक फ्री, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री फिश फार्मिंग। Indonesian President Prabowo Subianto was the chief guest at India's 2025 Republic Day Parade, strengthening India-Indonesia ties and the Act East policy.
तो जो इंडिया का 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 76, तो उसमें आए थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है पराबोवो सबिएंटो। तो इनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, ये चीफ गेस्ट थे। ये हमारे क्या थे, इंडिया के चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सबिएंटो। रिपब्लिक डे परेड में आए थे भारत के चीफ गेस्ट के तौर पर। इससे क्या होता है, इंडिया इंडोनेशिया का टाई मजबूत होता है एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो अगर पूछे कौन चीफ गेस्ट बनकर आए थे, कौन से देश के प्रेसिडेंट, तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सबिएंटो वॉज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज 2025 रिपब्लिक डे परेड स्ट्रेंथनिंग इंडिया इंडोनेशिया टाइज एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 15 जनवरी और 15 जनवरी 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Shri Shri Radha Madan Mohan Ji Temple in Kharghar, Navi Mumbai. Built over 12 years at a cost of 170 crore, it is Asia's second largest ISKCON temple. तो ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल तो बनते हैं बहुत सारे राज्यों में है, सिटी में है, तो इस्कॉन टेम्पल, लेकिन ये एशिया का क्या है, सेकेंड नंबर पे है। सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है ये इस्कॉन। तो वृंदावन में सबसे पहले बना था एशिया का, श्री कृष्ण बलराम मंदिर में वृंदावन के, ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और तो ये पहली बार वहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था वृंदावन में, श्री कृष्ण बलराम टेम्पल में। लेकिन लार्जेस्ट की बात हो रही है, फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल की बात होगी तो श्री कृष्ण बलराम टेम्पल। अगर सेकेंड लार्जेस्ट की बात होगी तो खारगढ़ मुंबई में बना है, और खारगढ़ मुंबई में बना है और 12 साल लगा इसको बनने में। और कितना कॉस्ट में बना है, 170 करोड़ खर्च लागत लगा है और 12 साल लगा है। और अगर सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट की बात होगी तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। पहला सबसे लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल एशिया का अगर बात होगा, एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट, तो वो इस्कॉन टेम्पल बेंगलुरु में है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड लार्जेस्ट की बात होगी तो मुंबई के खारगढ़ में है, नवी मुंबई के खारगढ़ में है। और क्या, श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल, क्या नाम है मंदिर का, इस्कॉन टेम्पल का, श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल, श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल इन खारगढ़, नवी मुंबई। 12 साल लगा इसको बनने में, 170 रुपये खर्च के लागत पे बना है, और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है और इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी द्वारा। ऑन जनवरी 15, 2025 पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द श्री श्री कृष्ण राधा मदन मोहन जी टेम्पल इन खारगढ़, नवी मुंबई। Built over 12 years at a cost of 170 crore, it is Asia's second largest ISKCON temple. India's Railway Minister Ashwini Vaishnaw announced during the 18th Pravasi Bharatiya Divas the development of the world's most powerful
hydrogen fuel train engine by Indian Railways. This achievement, made with indigenous technology, will set a new benchmark in green energy and sustainable development in the railway sector. तो इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया 18वीं जो प्रवासी भारतीय दिवस था उस दौरान कि डेवलपमेंट होगा वर्ल्ड का मोस्ट हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन इंडियन रेलवे द्वारा। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन इंजन इंडियन रेलवेज द्वारा। India's Railway Minister Ashwini Vaishnav announced during the 18th Pravasi Bharatiya Divas the development of the world's most powerful hydrogen fuel train engine by Indian Railways. This achievement, made with indigenous technology, will set a new benchmark in green energy and sustainable development in the railway sector. At the sacred site of the Mahakumbh in प्रयागराज तपोवन आश्रम, तो प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, पवित्र स्थान है। तो प्रयागराज तपोवन आश्रम में द वर्ल्ड फर्स्ट, दुनिया का पहला 52 फुट लॉन्ग, वाइड एंड टॉल महामृत्युंजय यंत्र हैज बीन इंस्टॉल्ड, known as the death conjuring instrument. This spiritual marvel helps devotees overcome fears of death, illness, and danger, while fostering courage, positivity, and a connection to Lord Shiva. तो जो पवित्र स्थान है ना महाकुंभ का प्रयागराज के तपोवन आश्रम में, तो वर्ल्ड का पहला 52 फुट लॉन्ग वहाँ पे महामृत्युंजय यंत्र को इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये जो स्पिरिचुअल मार्वल है, इससे जो डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, उनका डर जो है मृत्यु को लेकर, बीमारी को लेकर, डेंजर को लेकर, ये सारा क्या होगा, ओवरकम होगा। वहीं उनके अंदर करेज शामिल होगा, साहस, पॉजिटिविटी और लॉर्डशिप के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो। At the sacred site of the Mahakumbh in Prayagraj, Tapovan Ashram, the world first 52 foot long, wide and tall Mahamrityunjay Yantra has been installed, known as the death conjuring instrument. This spiritual marvel helps devotees overcome fears of death, illness, and danger, while fostering courage, positivity, and a connection to Lord Shiva. Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate India's first CSIR Mega Innovation Complex in Mumbai. तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनैगुरेट किया है इंडिया का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनैगुरेट इंडियाज़ फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनैगुरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई।
The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MOMSME, Ministry of Micro, Medium, Small and Medium Enterprises, MOMSME, launched the MSME Trade Empowerment and Marketing Initiative. तो लॉन्च किया गया MSME टीम इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MOMSME ने लॉन्च किया है MSME टीम इनिशिएटिव। MSME टीम इनिशिएटिव। T फॉर ट्रेड, E for empowerment, A for and, M for marketing. Trade Empowerment and Marketing Team Initiative with a budget of 277.35 crore over 3 years. The program aims to digitally empower 5 lakh MSMEs with a special focus on women-led business. ये टीम जो MSME का टीम है इनिशिएटिव ट्रेड एम्पावरमेंट एंड मार्केटिंग, इसका मकसद है कि डिजिटली जो है 5 लाख MSME को एम्पावर करना। स्पेशल फोकस रहेगा वुमेन लेड बिजनेस, जो वुमेन लीड कर रही हो, जिस बिजनेस को चला रही हो उन पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MOMSME launched the MSME Trade Empowerment and Marketing Initiative with a budget of 277.35 crore over 3 years. The program aims to digitally empower 5 lakh MSME with a special focus on women-led business. Ministry of Defence has declared 2025 as the year of reforms. The goal is to increase coordination among the 3 services by initiating integrated military commands and transforming the armed forces into a technologically advanced and combat-ready force. The year 2024 was the hottest year in India since 1901. The Falgu Niranjan river will be rejuvenated under the Namami Gange program. तो नेक्स्ट इसका जो है जनवरी 2025 का नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।